हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी लर्निंग थ्योरीज। मैं डिस्कस क्या करेंगे, ये कहूँगी कि रिवीजन करेंगे फटाफट से आपकी जो 3-4 लर्निंग थ्योरीज जो भी हो पाएगी आपकी थॉर्नडाइक की, पैवलव की, स्किनर की, जो फेमस थ्योरीज हैं आपकी लर्निंग की, उनको फटाफट से डिस्कस करेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए, जितना जल्दी हो सकेगा उतने कम टाइम में। ठीक है, तो ये लर्निंग थ्योरीज आप लोगों को पेपर में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो हेल्पफुल रहने से प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से थ्योरीज ऑफ लर्निंग आपकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो आपके बिहेवियरिज्म, जो आपका व्यवहारवाद होता है, वो इसमें अगर बिहेवियरिज्म में बात की जाए तो बिहेवियरिज्म ज़्यादातर आपका ये मानता है कि आप व्यवहार में परिवर्तन होगा तो आपकी लर्निंग होगी। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, व्यवहार को भी आप खुद नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, व्यवहार को क्या कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं, कंडीशन कर सकते हैं। ठीक है, और व्यवहार को अपने हिसाब से आप ढाल सकते हैं, मतलब व्यवहार बच्चे का आप खुद परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे प्याजे कहते हैं कि बच्चे को खुद से एक्टिविटी करने दो, ये कहते हैं नहीं, उसकी आप किसी चीज़ की आदत डलवा दो, प्रैक्टिस करवाओ, खूब उसको आदत डलवा दो, तो वो चीज़ उसकी लर्निंग में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें पैवलव हो गए, आपके थॉर्नडाइक हो गए, जेबी वॉटसन हो गए, स्किनर हो गए, ये सारे आपके बिहेवियरिस्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ थ्योरी की, तो इनको देख लेते हैं फटाफट से। ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपका आता है, जिसको हम कहते हैं प्रयास और भूल का सिद्धांत। ये आपका किसका है, थॉर्नडाइक का है, याद रखेंगे। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ, याद रखने के तरीके के हिसाब से आपको समझ में आए तो आप कर सकते हो। ठीक है, टी से आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी होता है, टी से आपका थॉर्नडाइक होता है। याद रखने का सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, समझ में आए तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपकी किसकी होती है, पैवलव की होती है, कुत्ता। आप याद रखेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि क्लास में, बिग बॉस की क्लास में कुत्ता लाना अलाउड नहीं है। जैसे कि आपने वो सुना होगा ना, क्या तोड़ा कुत्ता टोमी, साडा कुत्ता कुत्ता, है ना, उससे याद रख लेना। क्लासिकल कंडीशनिंग बिग बॉस की क्लास में कुत्ता लाना अलाउड नहीं है। ये किसका है, पैवलव की बात कर रहे हैं। तो पैवलव के कुत्ते को बिग बॉस की क्लास में अलाउड नहीं किया गया। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पैवलव की है, जो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत। मैं सिर्फ फिलहाल इनके नाम बता रही हूँ, आगे इनको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये आपका BF स्किनर ने दिया था, जो कि आपका किस पे हुआ था, रैट पे हुआ था। तो याद रखना, जैसे हम ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेशन करते हैं, किस पे करते हैं, स्किन पे करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग आपकी स्किनर से रिलेटेड है। ठीक है, और ये मान सकते हो कि रैट की स्किन पे हमने ऑपरेंट किया, किससे, इंस्ट्रूमेंट से किया। ठीक है, तो आपका BF स्किनर ने रैट पे किया था आपने। इनसाइट थ्योरी जो आपकी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो गेस्टाल्ट थ्योरी है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है आपका। गेस्टाल्टवादी में अगर नाम पूछा जाए, कॉहलर है, कॉफका है, वर्दिमर है, ये सारे के सारे आपके गेस्टाल्टवादी हैं। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को सबसे पहले देखेंगे, जिसको कि क्या कहा जाता है, कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहा जाता है। इनके एक एक दो नाम भी आप जरूर याद रखें, जो कि आपका प्रयास और भूल का सिद्धांत, त्रुटि और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, अब फटाफट से देख लेते हैं। थॉर्नडाइक क्या थे, आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ही इज़ नॉन एज फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी किसको माना जाता है, थॉर्नडाइक को माना जाता है। इनकी थ्योरी के अदर नेम क्या है, कनेक्शनिज्म थ्योरी और SR थ्योरी यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी। 2-3 नाम आपके इसमें इंग्लिश में है, बाकी हिंदी में बहुत सारे हैं, दुनिया भर के हैं, मतलब उसको ट्रांसलेटर को जो मन करे वो ट्रांसलेट करके दे सकता है। संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। ठीक है, हिंदी में कई सारे नाम होते हैं, इसलिए आप इंग्लिश में ज़रूर याद करके रखें, हिंदी में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती है नाम में। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कुछ लॉ ऑफ लर्निंग दिए हैं, यानी कि अधिगम के कुछ नियम दिए हैं। ठीक है, फटाफट से इनको देखेंगे क्योंकि आपका टाइम जो है वो बहुत कीमती है, ये मुझे पता है। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है आपका, फर्स्ट उनका नियम, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब सीक्वेंस में नियम चलेंगे आपके ये। ठीक है, अलग अलग नियम है। लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम। रेडीनेस का मतलब क्या है, थॉर्नडाइक कहते हैं कि बच्चा जब तक प्रिपेयर नहीं है, जब तक वो रेडी नहीं है, तब तक आप उसको सिखा नहीं सकते। अब रेडी का मतलब क्या हुआ, भाई बच्चा क्या है आपका, फिजिकली रेडी होना चाहिए। ठीक है, फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, भाई उसको सर दर्द है, पेट में दर्द है, और आप उसको मतलब ज़बरदस्त मेथड से भी सिखा रहे हैं अगर, तो वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, आपके मेथड में कमी नहीं है उस टाइम, लेकिन बच्चा जो है फिजिकली रेडी नहीं है सीखने के लिए। इसी तरीके से वो इमोशनली रेडी होना चाहिए। ठीक है, कॉग्निटिवली उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना होना चाहिए जो आप उसको चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर तरीके से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए सीखने के लिए। वो क्या होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। अदरवाइज आप जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रेटेजी ले आइए, बच्चा जो है वो सीख नहीं सकता है। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। अब अगर बात की जाए प्रभाव का नियम, मतलब ये है कि
किसी भी एक्शन को करने से जो इफेक्ट होगा, जो प्रभाव होगा, उसके हिसाब से बच्चे की लर्निंग होगी। जैसे कि एक बच्चे ने क्लास में खड़े होकर के क्वेश्चन किया कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप मुझे दोबारा समझा दीजिए। अब एज ए टीचर अगर आपने उसको थोड़ा सा इन्फोर्स किया, मोटिवेट किया कि चलो ये मैं तुम्हें समझा देती हूँ, कोई बात नहीं, हम कई बार बोलते हैं ना तुम एक बार नहीं तुम 10 बार पूछो, कोई बात नहीं, है ना, तो क्या होगा, इफेक्ट अच्छा मिला उसको, तो वो क्या करेगा, आगे से क्वेश्चन पूछेगा, क्लास में क्वेश्चन पुट करेगा। लेकिन अगर आपने उसको डांट दिया कि 1 घंटे से तुमको समझाया जा रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या, फिर तुम ऐसा बेवकूफ़ों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना, मैं नहीं समझाऊंगी बार बार, इस तरीके का अगर रिप्लाई बच्चे को मिलता है तो क्या होगा, वो दोबारा से क्वेश्चनिंग क्लास में नहीं करेगा। यानी कि अगर उसको एक पॉजिटिव वो मिलेगा रिस्पॉन्स, यानी इफेक्ट जैसा मिलेगा। इसमें आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। भाई पहली बार आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिला, अच्छा इफेक्ट नहीं हुआ, आप वहाँ दोबारा नहीं जाओगे। पहली बार किसी पार्लर में गए, किसी भी जगह पे गए, मतलब ठीक है, वहाँ पे अगर आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो आप उस काम को दोबारा नहीं करोगे। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस, आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन या मैन वुमन परफेक्ट, कि भाई प्रैक्टिस जो होती है उससे आपका क्या होता है, परफेक्शन आता है। तो प्रैक्टिस का नियम, इसीलिए हम कहते हैं मैथमेटिक्स में कि भाई जितनी ज़्यादा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की, रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा वो आपको आते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें लॉ ऑफ प्रैक्टिस में लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़, दो चीज़ें और आती है। लॉ ऑफ यूज़ का मतलब क्या है, जो चीज़ें आपके डेली यूज़ में आती है, जो लर्निंग आपके डेली यूज़ में आती है, जो काम आपके डेली यूज़ में आते हैं, उनको तो आप सीखते जाते हैं। जो डिसयूज़ में आता है वो आप क्या करते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपके उससे हटती जाती है। जैसे कि कोई भी काम है, जैसे कि आपने मैथ्स करना स्टार्ट किया, अब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ्स कर रहे हैं, फिर बीच में आपने क्या किया, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपने मैथ्स को छोड़ दिया, उसके बाद में आपसे उस तरीके से वो मैथ्स नहीं हो पाएगा जितनी स्पीड से आप पहले कर लिया करते थे, जितनी ट्रिक्स आप पहले लगा लिया करते थे। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिसयूज़ हो गया, आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसको बहुत टाइम से। ठीक है, जितना CDP को आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपका क्या है, कम गलतियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, आप भूलते चले जाएंगे। ह्यूमन नेचर है ये। तो ये कुछ सेकेंडरी लॉज है जो बहुत कम पूछे जाते हैं, सिर्फ आप इनका नाम याद रख सकते हैं। लॉ ऑफ प्राइमेसी, यानी कि जिन चीज़ों में जो हमारे लिए प्राइमरी बेसिस पे होती है उनको हम जल्दी सीखते हैं। लॉ ऑफ रिसेंसी, यानी जो रिसेंट सीखी है उसके बारे में बात होती है। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इनको आप सिर्फ इनका नाम याद रख सकते हैं, हमेशा पूछे नहीं जाते कभी भी, ज़्यादातर सीटेट में तो बिल्कुल नहीं पूछे जाते। सिर्फ ऐसा पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा प्राइमरी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इनके नाम ज़रूर याद रख लेना। अब बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट क्या था भाई, बिल्ली को क्या किया था थॉर्नडाइक ने, इस तरीके के एक पजल बॉक्स में उन्होंने बंद कर दिया, और इसमें क्या था, बिल्ली के सामने क्या था, एक भाई मछली रखी हुई है। ठीक है, मछली रखी हुई है, बिल्ली भूखी है, बिल्ली का भूखा होना यहाँ पे ज़रूरी है, सामने एक आपका स्टिमुलस होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी भूखी बिल्ली को रखा है। अब ये क्या कर रही है, अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, हाथ पैर मार रही है, और यहाँ पे ये लिवर है, अगर इस पर पैर लग जाता है तो ये जो आपका गेट है, ये इसकी जो ये आपका जो लॉक है यहाँ से ये खुल जाता है और इसको खाना मिल जाता है। तो यहाँ क्या है, ये आपका ये बताता है कि जितने ज़्यादा आपके एफर्ट्स जो हैं लगते जाते हैं, तो एफर्ट लगाते लगाते आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं ट्रायल एंड एरर, यानी कि जितना बार आप ट्राई करते जाते हैं उतने आपके एरर्स कम होते जाते हैं। भाई आपने जब सीटेट आने वाला नहीं था, ठीक है, तब आप कम प्रैक्टिस कर रहे थे, जब आप CDP का टेस्ट लगा रहे थे तो वहाँ पे आपका क्या है, 30 में से आपके मुश्किल से 20 नंबर बन पा रहे थे। लेकिन आज आप दिन भर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से अपना कर रहे हैं, तो आज अगर आप टेस्ट पेपर लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 28, 29 तक भी आपके बन रहे हैं। यानी कि आपने जितना एफर्ट किया उतने ही आपके जो एरर्स हैं वो कम होने लगे, जितनी आपने प्रैक्टिस की उतने एरर्स आपके कम होने लगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपका मल्टीपल रिस्पॉन्स करती है। जैसे हाथ बाहर निकाल करके देखा, फिर इसने इस तरीके से निकल कर देखा कि मैं कैसे करके निकल जाऊं। जब इसने बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्स किए, इसने मल्टीपल रिस्पॉन्सेज किए, तो एक बार इसका लिवर पे पैर रखा गया और ये आराम से बाहर आकर के इसने फिश को खा लिया। तो इसीलिए इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाता है कि गलतियाँ कर करके इंसान सीखता है और फिर उसके एरर्स जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका टाइम पीरियड जो था ये मछली को पाने का, ये धीरे धीरे कम होता चला गया। पहली बार में अगर उसको 5 मिनट लगे, दूसरी बार में उसको 3 ही मिनट लगे, उसको लिवर पे पैर आ गया, तीसरी बार में 2 मिनट लगे, और अगली बार क्या हुआ, 1 ही मिनट के अंदर उसको पता चल गया इस लिवर पे पैर रखना है और मैं बाहर निकल के मछली को खा सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद में आता है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इसको कहते हैं, IP पैवलव। ठीक है, पैवलव का कुत्ता आपका, जो कि बिग बॉस की क्लास में अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हैं।
ऐसा आप याद रख सकते हैं। रशियन साइकोलॉजिस्ट थे आपके, 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी थ्योरी को एस टाइप थ्योरी कहा जाता है। एस टेट में अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसका दूसरा नाम क्या है, तो एस टाइप थ्योरी है इसका नाम। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, इसके अंदर क्या होता है, इसको मतलब कुत्ते को जो है, पावलोव क्या थे एक्चुअल में, वो इन्होंने क्या किया, कुत्ते को यहाँ पे बांध दिया जैसे, और इसके सामने खाना रखा हुआ है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम आदत डलवा सकते हैं। स्टिमुलस जो है वो आपका मतलब अगर नेचुरल भी नहीं है तब भी हम उसको मतलब करवा सकते हैं, आदत को करवा सकते हैं। कैसे, जैसे कि इन्होंने बताया भाई आपके सामने अगर खाना आएगा, एज ए ह्यूमन भी हमारे सामने अगर खाना आता है, खाना कह लो, गोलगप्पे कह लो, तो क्या होगा, हमारे मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या है आपका भाई, नेचुरल आपका स्टिमुलस है खाना, और नेचुरल रिस्पॉन्स है आपका, यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है आपका मुंह में पानी आना, और अनकंडीशनल स्टिमुलस है आपके सामने जो खाना है या गोलगप्पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये अनकंडीशनल है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम इस व्यवहार को कंडीशन कर सकते हैं। तब इन्होंने क्या किया कि इस कुत्ते को खाना देने के जस्ट पहले या फिर बिल्कुल साथ में घंटी बजाई। ठीक है, पहले क्या किया गया, देखो इसको हम यहाँ से समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखो क्या हुआ, पहले क्या है, यहाँ पे नो कंडीशनिंग, बिफोर क्या है, फूड है, यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस है, और ये नेचुरल रिस्पॉन्स है बिल्कुल कि खाना देख करके कुत्ते के मुंह में लार आएगी। उसके बाद में क्या हुआ, ये बेल जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, यानी बेल बजने से इसके मुंह पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कोई लार नहीं आएगी, क्योंकि घंटी से हमें क्या मतलब, घंटी थोड़ी ना खाएगा इंसान, घंटी सर में मारेगा अगर कोई इंसान भूखा है तो, है ना। घंटी से इसके मुंह में लार नहीं आएगी। लेकिन जब इसकी कंडीशनिंग कर दी गई है ना, जब इसको खाना दिया तब घंटी बजाई गई, जब घंटी बजाई गई तभी इसको खाना दिया, फिर घंटी बजाई फिर खाना दिया, तो क्या हुआ, घंटी के साथ में खाने को एसोसिएट कर दिया गया, मिला दिया गया। अब क्या हुआ, जब भी घंटी बजी तो खाना दिया, तो क्या हुआ, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया। इसको पता है घंटी बजी है, खाना मिलेगा, तब भी क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है इसका। ठीक है, लेकिन सिर्फ घंटी बजाई और उसके मुंह में, कुत्ते के मुंह में लार टपकना शुरू हो गई, दैट मीन अब कंडीशनिंग हो चुकी है कि भाई घंटी बजने से भी उसको लग रहा है कि खाना आएगा, लेकिन खाना नहीं भी आया तब भी उसके मुंह से लार टपकेगी, क्योंकि हमने घंटी को फूड के साथ में इस तरीके से कंडीशनिंग कर दिया, इस तरीके से उसकी आदत बना दी हमने कि अब जो है अनकंडीशनल जो कंडीशन स्टिमुलस है उसके द्वारा भी उसका रिस्पॉन्स जो है वो कंडीशनड आएगा। यानी कि ये नेचुरल चीज़ नहीं है भाई, घंटी थोड़ी ना खाने की चीज़ है, घंटी से उसके मुंह में खाना मतलब लार आना, ये क्या है आपका, नेचुरल नहीं है, कंडीशनड है। तो हमने इसको क्या किया, कंडीशनड किया है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको बेसिकली हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि कंडीशनिंग, जैसे बिहेवियरिज्म कहते हैं कि आप किसी चीज़ की आदत डलवा दो। अब आपने देखा होगा कि भाई गर्मियों में आपने देखा होगा जब बाहर घंटी बजती है तो बच्चों को पता चल जाता है कि आइसक्रीम वाला आया है। ठीक है, तो उनको मतलब आइसक्रीम की वो उनके अंदर में वो होना स्टार्ट हो जाती है, अर्ज होना स्टार्ट हो जाती है कि भाई आइसक्रीम वाला आया है। तो उनकी क्या है, कंडीशनिंग हो रखी है, घंटी की आवाज़ से आइसक्रीम को उन्होंने जोड़ रखा है। ठीक है, ये आप हिंदी में देख सकते हैं कि भोजन के साथ में स्वाभाविक उद्दीपक, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के हिंदी वाले इसको पढ़ सकते हैं आराम से। इसमें कुछ लर्निंग का प्रोसेस है, जिसमें आता है आपका एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है भाई, जब कुत्ते ने इस व्यवहार को एक्वायर कर लिया कि जब घंटी बजेगी तभी उसे खाना मिलेगा, जब घंटी बजेगी तभी उसे खाना मिलेगा, उसने क्या किया, इस व्यवहार को एक्वायर कर लिया। जैसे आपने सुना होगा लैंग्वेज एक्विजिशन में कि जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास में बोली जाती हैं, जो सुनी जाती है, उसको हम एक्वायर कर लेते हैं। तो कुत्ते ने इस बिहेवियर को एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन हो गया। ये स्टेप पूछे जाते हैं बाकायदा इनमें से कि कौन सा जो आपका लर्निंग के प्रोसेस में आता है, कौन सा नहीं आता है। ये भी क्वेश्चन आपका एस्टेट में भी पूछा गया था, सीटेट में भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है। एक्विजिशन, फिर आता है जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यीकरण। जनरलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि हमने एक टर्म भी पढ़ी थी, ओवर जनरलाइजेशन, अति सामान्यीकरण। बच्चे जो है एक ही नियम को हर जगह लगाना शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन क्या होता है, कुत्ते ने भाई हर मतलब घंटी बजने को ये सोच लिया कि ये मेरे खाने की घंटी बज रही है, यानी हर जो घंटी है, दुनिया भर की घंटियां जो उसको अपने खाने की घंटी लगने लगी, यानी कि जनरलाइजेशन हो गया। अब वो क्या कर रहा है कि डिफरेंस नहीं कर पा रहा, बाहर कोई ज़रा सी आवाज़ भी हो रही घंटी की तब भी उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो गई, बाहर कोई हल्की आवाज़ भी हो रही है तो उसको उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो गई, यानी कि सारी चीज़ों का जनरलाइजेशन हो गया, सारी घंटियों का। फिर आता है डिस्टिंक्शन, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अब वो क्या है, विभेद कर सकता है। क्या हुआ, पावलोव ने कुछ टाइम के लिए अलग अलग तरीके की घंटियाँ जो है पावलोव लेकर के आया, और वो सारी घंटियाँ बजाता था लेकिन खाना नहीं देता था। खाने की घंटी उसने सिर्फ एक ही रखी कि ये घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा, बाकी घंटियाँ बजने पर उसको खाना नहीं मिलेगा। तो अब कुत्ते के सामने चाहे दुनिया भर की घंटी बजती रहे, उसके मुंह से लार नहीं टपकेगी, सिर्फ और सिर्फ उसके
खाने वाली घंटी पर ही उसकी लार टपकेगी। इसको हम कहते हैं डिस्टिंक्शन, यानी कि उसने अब विभेद करना शुरू कर लिया बाकी घंटियों में और उसकी खाने वाली घंटी में। ठीक है, फिर आता है आपका एक्सटिंक्शन, यानी कि विलोपन हो जाना। अब आप ये सोचो, कुछ टाइम के लिए कुत्ते के सामने घंटी बजाई लेकिन उसको खाना नहीं दिया, फिर आपने घंटी बजाई फिर उसको खाना नहीं दिया, फिर घंटी बजाई फिर खाना नहीं दिया, तो उसका जो बिहेवियर है वो अपने आप से हटना शुरू हो जाएगा। उसकी जो कंडीशनिंग की थी वो अपने आप से भूलना शुरू हो जाएगा वो। तो क्या होगा, एक्सटिंक्शन हो गया, विलोपन हो गया। जो हमने उसकी कंडीशनिंग की थी उसका विलोपन हो गया। भाई महीने भर के लिए आपने क्या किया, घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया, तो अपने आप से उसका जो बिहेवियर था उसके माइंड से वो चीज़ हट जाएगी। ठीक है, फिर आता है आपका स्पॉन्टेनियस रिकवरी, फिर आता है स्वतः प्रकटीकरण। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कई बार छोड़ देते हैं, लेकिन अब जैसे आपने CDP आज आप पढ़ना छोड़ दो, ठीक है, लेकिन क्या हो गया 6-7 महीने बाद, साल भर बाद में जब आप उसको दोबारा उठाओगे तो आपको क्या लगेगा, आज जितना टाइम आपको सीखने में लग रहा है ना, उतना टाइम तब सीखने में नहीं लगेगा। अब आपने मैथमेटिक्स जो है वो आपने फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक पढ़ाई है, ठीक है, फर्स्ट से लेकर 10th तक तो सबने ज़रूर ही पढ़ा है। ठीक है, तो अब आप मैथमेटिक्स को जब उठाते हो तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फटाफट से याद आ जाती है। अच्छा ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मैंने पढ़ा है। वो होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कि अब आपने 1 महीना घंटी नहीं बजाई और फिर 1 महीने के बाद फिर से आपने घंटी बजाई ना, तब भी क्या होगा, कुत्ते के मुंह से आपने घंटी बजाई और उसको खाना दे दिया। ठीक है, तब क्या होगा, दोबारा घंटी बजाने से कुत्ते के स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी, यानी कि फटाफट से वो इस चीज़ को रिकवर कर लेगा। घंटी बजाने से उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाएगी। उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पिछली बार कंडीशनिंग करने में लगा था। ठीक है, तो ये स्टेप्स आप ज़रूर याद रखेंगे, एक्विजिशन, जनरलाइजेशन, डी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंक्शन, एक्सटिंक्शन और आपकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, AGD, एज DC बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, एज DC, एज DS। ठीक है, याद रखने के लिए कैसे भी करके अपने निमोनिक्स बना लिया करो। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, आपकी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो कि आपका किसने दिया है, BF स्किनर ने। और इन्होंने क्या किया था, एक रैट पे प्रयोग किया था। तो आप याद रखेंगे, रैट के ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया, रैट की स्किन के ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया गया। ठीक है, इतना तो याद हो जाएगा आपको, रैट के स्किन पे ऑपरेशन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया गया। तो स्किनर ने रैट पे ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो दी हुई है। ठीक है, स्किनर क्या है, इनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, RS थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आगे समझेंगे। ये किस पे, आपके थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा, जिस चीज़ का प्रभाव अच्छा पड़ेगा उसको बच्चा दोबारा करेगा, जिस चीज़ का प्रभाव नेगेटिव होगा उसको बच्चा दोबारा नहीं करेगा। ये भी थॉर्नडाइक के इस लॉ पर बेस्ड है, इस पे आगे काम किया स्किनर ने रेनफोर्समेंट के बारे में ज़्यादा बात करते हैं स्किनर, तो इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या एक चीज़ है, जैसा कि पहले बताया, RS थ्योरी, याद रखना SR थ्योरी नहीं है, ये RS याद रख लेना, रैट पे बेस्ड है ना, तो R से रैट होता है, R से RS थ्योरी होता है, इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, SR नहीं है, ये RS है। क्यों, इसमें रिस्पॉन्स रैट जो है वो पहले करता है। ठीक है, ये चूहा जो है ये भूखा है, ये जो है आपका इसमें आपका पिंजरे में क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, आड़े टेढ़े पैर मार रहा है। तो जब इसका एक सही रिस्पॉन्स होगा, सही जगह पर इसका पैर जाएगा, तभी क्या होगा, इसके सामने खाना जो है वो प्रस्तुत होगा। यहाँ पे जो स्टिमुलस है, जैसे कुत्ते के सामने पहले से रखा हुआ था, बिल्ली के सामने पहले से रखा हुआ था, यहाँ पे पहले से रखा हुआ नहीं है। जब इसका पैर सही जगह पे जाएगा, प्रेस होगा, तब इसके सामने क्या होगा, यहाँ पर खाना प्रस्तुत हो जाएगा और ये बाहर निकल के खाना खा सकता है। तो यहाँ क्या है, पहले क्या कर रहा है, ये बहुत सारे रिस्पॉन्स कर रहा है और फिर इसके सामने स्टिमुलस जो है वो आएगा। तो दैट मीन्स कि इसके सही रिस्पॉन्स पर इसको खाना मिलेगा, गलत रिस्पॉन्स पर इसको खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका इसीलिए RS थ्योरी कहते हैं इसको। अब इसमें दो चीज़ें आती है आपकी, एक आती है आपकी रेनफोर्समेंट और एक आती है आपकी पनिशमेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले जो हैं रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। पनिशमेंट को हम बहुत अच्छा वैसे पेडागोजी में नहीं मानते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। फिर भी पॉजिटिव पनिशमेंट आपकी वो होती है, जैसे कि आपने किसी बच्चे को क्लास में किसी गलत बिहेवियर की वजह से आपने उसको बोला कि तुम्हें भाई ये असाइनमेंट जो है 10 बार लिख करके लेकर के आना है। पनिशमेंट दिया उसके बिहेवियर में इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो उसकी लर्निंग हो सके। नेगेटिव पनिशमेंट क्या हो गया, जैसे कि भाई नेगेटिव पनिशमेंट में कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने बच्चे को डांट लगा दी, जिससे कि उसका जो व्यवहार है, आप नहीं चाहते कि वो व्यवहार वो दोबारा करे, ठीक है, तो आपने उसको नेगेटिव
रीइंफोर्समेंट दे दिया। बच्चा जो है वो टीवी देखता है बहुत ज़्यादा, अपना होमवर्क नहीं करता, तो जैसे आप लोग कई बार अपने पेरेंट्स भी कर देते हैं कि भाई जब एग्जाम चल रहे थे उस टाइम पे आपने केबल कटवा दिया घर का, है ना, कि भाई अब एग्जाम टाइम में 1 महीने के लिए केबल कट है, अब आपको टीवी नहीं देखना है, तो क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट है। ठीक है, इससे भी क्या होगा, आपका जो वो बिहेवियर है जो वो नहीं चाहते वो आप नहीं करोगे, भाई टीवी नहीं देखोगे, थोड़ा पढ़ लोगे, है ना। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है आपका, भाई आपने जैसे आपके पेरेंट्स ने क्या किया, भाई आपको भाई आप फर्स्ट आए और आपके पेरेंट्स ने क्या किया, आपको कोई सामान दिया, कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। उसके बाद में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, कोई चीज़ अगर रीइंफोर्समेंट नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको उस बिहेवियर को करने से रोक रही हैं वो चीज़ें हटा लेनी चाहिए। भाई आप जैसे गर्मी वाले रूम में पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने क्या किया, नहीं भाई तुम्हारे पढ़ने के लिए हम ना एसी भी लगा देते हैं, तुम पढ़ लो बस किसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ क्या था, जो नेगेटिव चीज़ें थी जो आपको उस बिहेवियर को करने से रोक रही थी, यानी कि पढ़ने से रोक रही थी, उनको हटा लिया गया ताकि आप उस बिहेवियर को अच्छे से कर सकें। ये भी बिहेवियर को इंक्रीज करेगा, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जो आपका ये जो आपकी पनिशमेंट है और आपका जो रीइंफोर्समेंट है, ये आपकी क्या है, इंटरवल्स पे दी जाती है, जैसे वेरिएबल रेशो, फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड इंटरवल और आपका वेरिएबल इंटरवल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि भाई कुछ कुछ अंतर पे दिया जाए, फिक्स्ड यानी कि एक फिक्स्ड इंटरवल पे दिया जाए। तो रेशो से मतलब होता है कि कितनी मात्रा में आपको दिया जाए, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप पास आए तो आपके पेरेंट्स ने कहा कि चलो ठीक है भाई तुम्हें ना साइकिल दिलवाएंगे, ठीक है। अगली बार आपको कुछ और बड़ी चीज़ उन्होंने दिलवा दी, नेक्स्ट टाइम जब आप पास आए तो, ठीक है, पास हुए या आपने टॉप किया तब भी, ठीक है। तो वो क्या है, रेशो से रिलेटेड है। फिक्स्ड या वेरिएबल आपका रेशो का मतलब क्या है, मात्रा से रिलेटेड है, क्वांटिटी से रिलेटेड है, ठीक है। इंटरवल का मतलब क्या होता है, टाइम से रिलेटेड है। भाई आपको क्या है, 1 महीने में ये चीज़ मिलेगी, रीइंफोर्समेंट के तौर पे आपको क्या है, 1 महीने बाद में आपको ये चीज़ मिलेगी, 1 महीना आप ये काम करो तब आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है आपका फिक्स्ड इंटरवल। इंटरवल यानी टाइम से रिलेटेड, रेशो यानी कि मात्रा से रिलेटेड। वेरिएबल क्या होता है, भाई आज आपने बच्चे को दिया, उसके बाद में आपने 2-3 दिन बीच में नहीं दिया, फिर थर्ड डे आपने उसको फिर से उसके होमवर्क करने पे आपने उसको चॉकलेट दे दिया, ठीक है। ये आपका हो गया वेरिएबल, यानी कि आपका वैसे करना, वेरिएबल यानी कि बीच बीच में देना। फिक्स्ड यानी कि आपने फिक्स्ड का मतलब फिक्स कर दिया आपने, 1 हफ्ते बाद ही तुमको मिलेगा, 1 हफ्ते तुम्हें ये काम करना है, उसके बाद तुमको ये रिवॉर्ड मिलेगा या जो भी चीज़ है, ठीक है। तो फिक्स्ड और वेरिएबल में आपका ये अंतर होता है। इसके बाद इसमें आपका होता है, एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है पार्शियल, ठीक है। 2 चीज़ें और होती है, एक होता है आपका कंटिन्यूस, एक होता है आपका पार्शियल। तो हम बेहतर किसको मानते हैं, कंटिन्यूस में क्या हो गया, बच्चे ने अभी आपने अच्छा होमवर्क किया, आपने उसको चॉकलेट दे दिया, फिर नेक्स्ट डे अच्छा होमवर्क किया, फिर आपने चॉकलेट दे दिया। तो यानी कि क्या है, कंटिन्यूस देना। उससे क्या होगा, बच्चे को एक तो आदत हो जाएगी, जो उसकी नेचुरल लर्निंग है, नेचुरल जो उसका मोटिवेशन है वो उसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट के लिए ही काम किया करेगा, ठीक है। पार्शियल देना चाहिए, यानी कि आपको क्या करना है, पार्शियली देना है। आज दे दिया, 4 दिन बाद उसको मत दो, ताकि उसको ये रहे कि हाँ ठीक है भाई मुझे कभी मिलेगा, कभी मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसकी लर्निंग उसी हिसाब से होगी, वो ज़्यादा बेटर रहता है। इनसाइट थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी, इसको और करेंगे हम लोग। ये आपका है कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी आपकी, ठीक है। इसमें क्या है आपका, बेसिकली इनसाइट थ्योरी वाज फर्स्ट रिसर्च बाय वॉल्फगैंग कोहलर, ठीक है। ये आपकी ये फर्स्ट इन्होंने दी थी। उसके बाद गेस्टाल्टिज्म जो है आपका, वर्दिमर है आपके, गेल्टास्टिस्ट कौन है अगर नाम पूछ लिया जाए, वर्दिमर है, कोहलर है, कोफका है, लेविन है, ये सारे के सारे हैं आपके। अगर फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म पूछा जाए तो आपका ये क्या है, वर्टहाइमर है, ठीक है। ये आपके फादर ऑफ गेस्टाल्टवाद कहा जाता है इनको। दिस थ्योरी ऑफ लर्निंग डिफर फ्रॉम द ट्रायल एंड एरर आइडियाज दैट वर प्रपोज्ड बिफोर इट। ये क्या है आपके, ट्रायल एंड एरर वाली जो थ्योरी है उससे बिल्कुल अलग थ्योरी है। उसमें क्या था, जितने आप प्रयास करेंगे उतनी आपकी गलतियां कम होती जाएंगी। इसमें क्या बात करते हैं ये, इन्होंने ये जो आपका सुल्तान है एक चिंपैंजी, उसके ऊपर ये प्रयोग किया, कुछ केले जो है वो इस तरीके से लटका दिए गए और इसको एक रूम में जो है बंद किया गया। तो यहाँ पे क्या था कि इसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन केलों को लेने के लिए, भाई बहुत सारे वहाँ पे बॉक्सेस रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये सोच रहा है, उछल कूद कर रहा है कि किस तरीके से इन केलों को जो है लिया जाए।
ठीक है। तो ये क्या करता है, बहुत सारी अपने तरीके से कोशिश करता है कि कैसे लिया जाए, लेकिन इसको अचानक से एक मतलब इंसाइट आती है, एक आइडिया आता है कि मैं इन बॉक्सेस को ऐसे ऐसे ऊपर रख लेता हूँ तो ये केले में ले सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक और दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके अंदर क्या किया गया, उनको थोड़ा और ऊपर कर दिया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, बॉक्सेस पे चढ़ के भी इनको नहीं ले पा रहा है, तो वहाँ पे एक छड़ी रखी हुई है, उसको एकदम से इंसाइट आती है उसके दिमाग में कि अच्छा मैं इस छड़ी से ले सकता हूँ। इसमें बेसिकली बात ये की जाती है, अगर मेन पॉइंट हम इसको समझें, ये कहते हैं कि इंसाइट आती है एकदम से हमारे अंदर। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम हमारे सामने होती है, उस टाइम पे हम उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाते, हम उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। अगर हम सोचते हैं रिलैक्स होकर के, तो हमें एकदम से दिमाग में क्या होता है, आइडिया होती है, बल्ब जलती है माइंड में कि भाई क्या होता है, हमें उसका सोल्यूशन मिल जाता है कि अच्छा ये हम ऐसे कर सकते हैं, आइडिया आया वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, मन में लड्डू फूटा वाली है ना, एकदम से होता है जो। तो यहाँ पे ये इंसाइट को मानते हैं कि एकदम से होता है, आइडियाज़ हमारे दिमाग में इंसाइट एकदम से आती है। ठीक है, तो ये ट्रायल और एरर थ्योरी से एकदम आपका अलग है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती आपकी सीटेट में ये। तो ये आपकी कुछ थ्योरीज थी, इनके नाम आप याद रखेंगे, वीडियो को दोबारा देख लेना, अच्छे से देख लेना, ट्रिक के थ्रू याद कर लेना, जैसे मर्जी याद कर लेना, लेकिन याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आज आप लोगों के लिए, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, आपके एग्जाम में बहुत कम दिन रह गए हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।